चलो। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, अपने बेसिक बैच की क्लास धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा है, ठीक है। और अब आपको अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो ही रहा होगा। तो आप बोल रहे होगे कि सर 4 ही दिन तो हुए अभी, कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाएगा। तो आप घबराओ मत, जैसे पढ़ा रहे हैं आप बस नोट्स बनाते चलो। आप नोट्स बनाते चलो और जो चीज़ें लिखने को आपको बोल रहे हैं वो लिखते चलिए, है ना। क्योंकि ऐसे धीरे धीरे करके, और बाकी सब आप मुझ पे छोड़ दो कि कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं पढ़ाना है, वो मेरा मतलब है, ठीक है। क्योंकि अगर हमने ये बैच स्टार्ट किया है जो कि सबके लिए है, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको मैथ एकदम नहीं आती तो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। तो वो मुझ पे छोड़ो। आप क्या पढ़ाना है, क्या एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए, वो सब हमें पता है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से चलेंगे। बाकी आप पढ़ते चलो, और जो चीज़ें हमने आपसे बोली थी उसका ध्यान रखिएगा। पहाड़े स्क्वायर थोड़े थोड़े करके आप याद करो, मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे जिसमें मैथ आती है, सारे क्लियर होंगे, ठीक है। तो पिछली क्लास में जो कुछ पढ़ा था उसका एक बार रिवाइज़ कराते हैं आपको कि पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। देखिए, पिछली क्लास में वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। अभी आज जो आज नहीं, कल जो वीडियो आपके पास आई थी वो तो ठीक ठाक थी, लेकिन उसके पहले कट हो गया था वीडियो, ठीक है। तो उसमें दिक्कत नहीं है, आप पर डे 1 घंटे की वीडियो आया करेगी आपके पास, लेकिन आप पढ़िए अच्छे से, ठीक है। तो और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहती समझाने की कि एकदम जितना जीरो लेवल से समझा सके आपको वहाँ से बताएं, जिससे अगर आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा ना उस चीज़ को, फिर भी आप समझ जाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो पिछली क्लास में हमने छोड़ा था, एक बार रिवाइज करिए मेरे साथ। प्राइम नंबर से बात करते हैं, ठीक। या प्राइम नंबर के सिवा और भी पीछे से चलते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम की थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम की थ्योरी में सम्मिश्र संख्या से स्टार्ट किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो अपने होते हैं उनका जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो 2 पार्ट में टूटता है ना। एक आपका रियल नंबर, दूसरा आपका इमेजिनरी नंबर। या रियल नंबर वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर आपका काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या आई ही थी, है ना, जिसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं आयोटा, है ना। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, रूट के अंदर -1। और रूट के अंदर -1 हमेशा कभी पॉसिबल नहीं। रूट के अंदर नेगेटिव कोई संख्या पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो क्या होती है, सिर्फ कल्पना है, वास्तविकता नहीं, रियलिटी नहीं, ठीक है। तो इसे उससे इसीलिए इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो उसको वहाँ पे छोड़ा। फिर हम लोग बढ़े थे रियल नंबर्स की तरफ। तो रियल नंबर का जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो वो 2 पार्ट में टूटा था। कौन कौन सा। आप बोलोगे सर, एक पार्ट था आपका डेसिमल जो दशमलव था, दूसरा आपका था पूर्णांक जो इंटीजर था, ठीक है ना। तो डेसिमल कितने टाइप के होते हैं, तो आपने वहाँ देखा था डेसिमल टोटल 3 टाइप के होते हैं। एक वो डेसिमल जो रिपीटिंग है, और एक वो डेसिमल जो नॉन रिपीटिंग है। मतलब एक वो दशमलव जिनकी पुनरावृत्ति होती है अंकों की, और एक वो दशमलव जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। तो जिन दशमलव अंकों की पुनरावृत्ति होती है उन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और वही क्या कहलाते हैं, अपने परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स, है ना। और जिन दशमलव अंकों की दशमलव के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती, रिपीटेशन नॉट अलाउड, उसमें रिपीटेशन नहीं होता, वो आपका क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। इतना था। अच्छा, अगर हम बात आपसे छोटा सा ये सवाल पूछे कि पाई क्या है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, पाई परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो आप बोलोगे सर पाई जो है वो तो अपरिमेय संख्या है ना। क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.146 समथिंग, है ना। मतलब अंक बदल बदल कर आते हैं, तो इसीलिए इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अगर आपसे कोई ये कहता है कि पाई की वैल्यू तो 22/7 है, तो पाई की जो 22/7 वैल्यू है वो उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना, लगभग मान है। वो तो सवालों को लगाने के लिए यूज किया जाता है। पाई का ओरिजिनल मान तो मुझे भी नहीं याद है, मुझे भी नहीं याद है का मतलब मुझे भी 3-4 डिजिट तक ही याद है पाई का मान। और पाई का जो ओरिजिनल मान होता है 1.4
3.14 समथिंग, ये लाखों डिजिट तक होता है। और जो इस मान को याद कर लेता है मेमोरी किंग बन जाता है, ठीक है ना। तो चलिए खैर वो तो अलग बात है, उसको छोड़ते हैं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसके बाद अपने पूर्णांक की बात करेंगे। डेसिमल वहीं पे ख़त्म हुआ था आपका। फिर पूर्णांक की अगर बात करें तो पूर्णांक में पूर्णांक धनात्मक होते हैं, पूर्णांक ऋणात्मक होते हैं, पूर्णांक सम होते हैं, पूर्णांक विषम होते हैं, पूर्णांक अभाज्य होते हैं, पूर्णांक भाज्य होते हैं। यही सारे थे ना। तो पहले हमने पूर्णांकों को धनात्मक तथा ऋणात्मक में तोड़ा था। तो धनात्मक पूर्णांक आप जानते हो, नंबर लाइन में जीरो के बाईं तरफ जितने भी पूर्णांक हैं वो सारे नेगेटिव हैं। नंबर लाइन में जीरो के दाहिनी तरफ जितने भी पूर्णांक आए थे वो सारे पॉजिटिव हैं। जीरो क्या है सर? जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, मतलब जीरो के साथ ना तो हम कभी प्लस लिख सकते हैं ना तो कभी माइनस लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतना ही तो था। जीरो क्या है? न्यूट्रल है। जीरो पूर्णांक है? हाँ सर पूर्णांक है, जीरो पूर्णांक है, ठीक है। तो जीरो इंटीजर है लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना। बस इतना था। फिर इसके बाद आगे बढ़े थे हम लोग, आगे बढ़े थे। फिर जो धनात्मक पूर्णांक हैं ये सारी अपनी क्या है? नेचुरल नंबर्स है ना, यानी ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। नेचुरल नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमें प्रकृति से मिली है, ठीक है ना, नेचर से। तो नेचर ने जो हमें नंबर्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक। फिर इसमें जीरो की तो खोज हुई थी, ये भी मैंने आपको बताया। तो जीरो को जब नेचुरल नंबर के साथ शामिल कर लिया जाता है तो होल नंबर्स बन जाते हैं, यानी पूर्ण संख्याओं का एक सेट बन जाता है। यानी ये सारे नंबर्स आपस में क्या हो जाते हैं? पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना ही पढ़ा था। फिर पूर्णांक को सम विषम में तोड़ा। तो सम विषम में जब आपने पूर्णांक को तोड़ा था तो आपने देखा जो नंबर दो से डिवाइड हो जाता है, जिसमें दो से भाग चला जाता है वो सम होता है, और जिसमें दो से भाग नहीं जाता वो विषम होता है। यही तो था ना। जो नंबर दो से कट जाता है यानी भाग चला जाए वो सम, और जो नहीं जाएगा वो विषम। जीरो क्या है सर? जीरो एक सम संख्या है। जीरो एक सम संख्या है, जीरो पूर्णांक है लेकिन धनात्मक या ऋणात्मक नहीं है। क्यों? क्योंकि सम की सीरीज में जीरो तो आता था लेकिन विषम में नहीं आता था। तो जीरो एक सम संख्या है अपनी, ठीक है ना। चलिए फिर आगे पूर्णांकों का जब वर्गीकरण किया था तब किस में टूटा था पूर्णांक? सर दोबारा से जब वर्गीकरण किया आपने तब भाज्य तथा अभाज्य में टूटा, ठीक है। तो आप हमें ये बता दो कि प्राइम नंबर्स क्या हैं, अभाज्य संख्याएं क्या हैं। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, क्या होती हैं? तो आप बोलोगे ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड है ना, ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। नंबर्स हैव ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स, ठीक है ना। आपका क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपके कहलाते हैं क्या? प्राइम नंबर। अच्छा, कंपोजिट नंबर जिसे हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं, दो से ज़्यादा गुणनखंड जब होते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होता है, यानी भाज्य संख्याएं, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, ठीक है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दो है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तीन है। अच्छा, तीन क्रमागत अभाज्य संख्याएं, 3 5 7। क्रमागत का मतलब 3 2 5 5 2 7, यानी दो दो के गैप पे आ रहा ना। तो तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 3 5 और 7, तीन क्रमागत अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। चलिए फिर भाज्य संख्या की बात करें। सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है, चार है ना। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या चार है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। अच्छा, एक क्या है सर? एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना भी भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि सर एक के ना तो दो फैक्टर हैं और ना दो से ज़्यादा हैं। अगर कोई संख्या अभाज्य होना चाहती है तो उसके कम से कम दो फैक्टर होने चाहिए, सॉरी कम से कम नहीं, ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है ना, केवल और केवल दो फैक्टर, ठीक है। और अगर कोई संख्या भाज्य है तो उसके दो से अधिक फैक्टर होने चाहिए, दो से ज़्यादा गुणनखंड। तो एक का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 1। तो एक ना तो भाज्य की कैटेगरी में आती है और ना ही अभाज्य की कैटेगरी में आती।
इसीलिए एक जो है अपना पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, भाज्य या अभाज्य नहीं है। ठीक है ना, इतनी सी बात। तो इतना ही पढ़ा था। फिर इसके बाद एक हेडिंग शायद और पढ़ी थी, हाँ, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं, है ना। सह अभाज्य संख्याएं, सर को प्राइम नंबर्स का मतलब ये हुआ कि जोड़ा होगा, पेयर होगा, उसमें दो संख्याएं होंगी और दोनों ही संख्याएं अभाज्य रहेंगी, वो को प्राइम नंबर्स होंगे, है ना। इतना ही तो पढ़ा था। को प्राइम नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे अगर हम लिख दें 19 और 13, बताइए को प्राइम नंबर है? आप कहोगे हाँ सर है, को प्राइम नंबर है ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि 13 के भी और 19 के भी सिर्फ दो गुणनखंड हैं। कैसे? 13 किससे कटेगा सर? 13 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। 13 का पहाड़ा, 13 सिर्फ 1 के पहाड़े और 13 के पहाड़े में ही आता है ना। सेम 19 भी आपका 1 के पहाड़े और 19 के पहाड़े में आता है। तो इनके बीच में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। सिर्फ सर एक के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं है। इनकी आदतें जो हैं वो मैच नहीं कर रही, है ना। इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, वन के सिवा कुछ कॉमन नहीं। अगर वन के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो नंबर्स को प्राइम हो जाएंगे। लेकिन शर्त है कि दोनों ही संख्याएं कैसी होनी चाहिए? अभाज्य। यही तो थी बात। चलिए, ठीक है ना। तो आज क्या पढ़ना है? आज आप हेडिंग लगा लो रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर, यानी हिंदी में बोलेंगे सापेक्षित अभाज्य संख्याएं। सापेक्षित अभाज्य संख्याएं। आप कहीं कहीं ये भी लिखा होता है अपेक्षित अभाज्य संख्याएं। ठीक है, देखिए कहीं कहीं सापेक्षित लिखा होता है। वैसे तो इसका नाम रिलेटिवली प्राइम है, जिसको सापेक्षित अभाज्य संख्या ही बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं बुक्स में आपको दिख जाएगा अपेक्षित अभाज्य संख्या। ठीक है, और बाकी इसका नाम है इंग्लिश में रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए समझिए होता क्या है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए को प्राइम से थोड़ा सा अलग है। दो पूर्णांक रिलेटिवली प्राइम होते हैं। दो पूर्णांक सापेक्षित अभाज्य तब होते हैं, कोई भी दो पूर्णांक ले लो आप, वो सापेक्षित अभाज्य तब होंगे जब उनके बीच में कॉमन सिर्फ और सिर्फ वन होगा। समझ पाए? जैसे आप दोनों के गुणनखंड करो तो कॉमन सिर्फ एक आना चाहिए। जैसे बाय एग्जांपल आपको समझाते हैं, तब ज़्यादा समझ आएगा। जैसे मान लो कि हमने ले लिया 4 ले लिया और 9, 4 और 9 ले लिया, दो नंबर्स ले लिए, है ना। इनके बीच में जो कॉमन आए उभयनिष्ठ जो आए कॉमन या उभयनिष्ठ, वो सिर्फ 1 होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। अब सर ये कैसे पता चलेगा? देखो आप दिखाते हैं, ये पूरा डिटेल में समझाते हैं। 4 के गुणनखंड क्या होंगे सर? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। गुणनखंड का मतलब होता है वो 4 किस किस पहाड़े में आता है? 1 के में आता है, 2 के में और 4 के में। 9 के फैक्टर बताओ, 9 के गुणनखंड 1, 3 और क्या 9। ठीक है, समझी बात को? 1, 2, 4, 1, 3 और 9। अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? 1, केवल और केवल 1 ही कॉमन है। तो इसी कॉमन को आप HCF बोलते हो। क्या बोलते हो? HCF।
HCF का मतलब होता है मासा, महत्तम समापवर्तक, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी बोला जाता है। कहीं कहीं GCD लिखा होता है। जब हम LCM HCF पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये डिटेल में समझाएंगे। तो फाइनली अभी यही समझो आप कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। और जिन दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है वो आपस में रिलेटिवली प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, जिन दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है वो आपस में रिलेटिवली प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, कोई ऐसा पहाड़ा बता दो जिसमें 4 और 9 एक साथ आता हो, कोई भी बता दो आप, है क्या? नहीं है ना, कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें 4 और 9 एक साथ आता हो। ठीक है ना, तो इसीलिए दोनों क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है। समझी बात को? सापेक्षित अभाज्य संख्याएं या फिर अपेक्षित अभाज्य संख्याएं, इनके बीच में 1 के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो लैंग्वेज में लिखो आप, ऐसी संख्याओं का जोड़ा, ऐसी संख्याओं का जोड़ा, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका मासा या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिनका मासा या हाईएस्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो आप HCF, जिनका मासा या HCF एक आता है, जिनका मासा या HCF एक आता है, सापेक्षित अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, या अपेक्षित अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, या रिलेटिवली प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? क्या होंगी अपेक्षित अभाज्य संख्या या सापेक्षित अभाज्य संख्या? ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका मासा केवल और केवल 1 आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, सापेक्षित अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है ना, ऐसी संख्याओं का जोड़ा मतलब जोड़े में होंगी और उनके बीच में जो कॉमन होगा ना वो सिर्फ 1 के सिवा कुछ भी नहीं होना चाहिए, सापेक्षित अभाज्य संख्या। समझ पाए? बात समझ में आई? तो आप लिख लेना, एग्जाम्पल में ऐसे ही लिख लो, एग्जाम्पल में ऐसे ही लिख लेंगे आप, एग्जाम्पल में ऐसे ही लिख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। ठीक है, तो दो पूर्णांक आपस में सापेक्षित अभाज्य संख्याएं होंगी, दो पूर्णांक आपस में सापेक्षित अभाज्य संख्याएं या अपेक्षित अभाज्य संख्याएं होंगी जब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। ठीक है, मतलब एक के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। दो पूर्णांक आपस में, इस तरह से भी बोल सकते हैं, जो आपको डेफिनेशन लिखाई, घबराना मत कि हमने लिखा है कुछ और बोल कुछ और रहे हैं। तो देखिए मैं रट के तो आया नहीं हूँ, ठीक है ना, तो इसीलिए कुछ भी लिखो बस समझना है। ठीक है, समझना है हमें। दो पूर्णांक, अरे पूर्णांक ही तो हैं, आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, पूर्णांक ही तो हैं। तो दो पूर्णांक आपस में सापेक्षित अभाज्य संख्याएं या अपेक्षित अभाज्य संख्याएं तभी होते हैं जब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। ठीक है, या ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका मासा केवल और केवल क्या आ जाए, 1 आ जाए, 1 के सिवा कुछ ना आए, सापेक्षित अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझे ना बात को? चलिए आगे बढ़ें, जैसे 2 4 10 एग्जाम्पल लेके आपको और समझाते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे, 2 इंटीजर्स आर रिलेटिवली प्राइम व्हेन देयर आर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, समझे बात को? तो इंग्लिश में लिखना हो तो आप इंग्लिश में भी लिख लो, जानते रहो। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 और 2 ले लिया हमने, 4 और 5 ले लिया हमने, 7 और 8 ले लिया,
11 17 ले लिया, 14 15, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा आपको? हाँ ठीक है। अब ये जोड़ा देखो आप, ये वाला पेयर देखो और ये बताओ कि ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है या नहीं है, ये सापेक्षित अभाज्य संख्या है या नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है। 3 और 2 में 1 के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं है। पता कैसे चला? कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 3 और 2 साथ साथ आते हो? कोई भी पहाड़ा पढ़ दो आप जिसमें 3 और 2 आते हो, नहीं है। सिर्फ एक का ही पहाड़ा है जिसमें 3 और 2 आते हैं, है ना? तो इसीलिए ये क्या है, ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है। ठीक है। अच्छा 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5 क्या सापेक्षित अभाज्य संख्याएं हैं? हाँ सर ऐसा क्योंकि कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 4 5 साथ में आता हो, तो इसीलिए ये भी रिलेटिवली प्राइम नंबर है। ठीक है। 7 और 8 क्या रिलेटिवली प्राइम नंबर है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि एक के ही पहाड़े में 7 और 8 आता है और ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 7 और 8 साथ साथ आते हो, तो ये भी रिलेटिवली प्राइम नंबर है। 11 17 है कोई पहाड़ा जिसमें 11 17 आता हो? बिल्कुल नहीं, ये भी रिलेटिवली प्राइम नंबर है। 14 15, 14 15 भी नहीं आता। 14 14 के पहाड़े में, 15 15 के पहाड़े में, ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 14 और 15 एक साथ आते हों, एक के सिवा, है ना? एक के सिवा किसी पहाड़े में नहीं आते। तो इनका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, इनका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, इनका भी 1 है, इनका भी 1 है, इनका भी 1 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होने का मतलब हुआ इन दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या है? 1 है। तो ये सब रिलेटिवली प्राइम नंबर है। ठीक है। अच्छा अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर अभी तो थोड़ी देर पहले या पिछली क्लास में तब आपने ये बताया था कि ये जो है ये तो को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य, और अभी आप बोल रहे हो कि ये सापेक्षित अभाज्य संख्या है। ये क्या बात हुई? एक बार बोलो आप कि सह अभाज्य संख्या, एक बार आप उसको रिलेटिवली प्राइम बोल दे रहे हो, है ना? आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि पिछली क्लास में आपने ये बताया था कि ये सह अभाज्य संख्याएं हैं और इस क्लास में आप कह रहे हो कि ये जो है रिलेटिवली प्राइम है। तो परिभाषा पे ध्यान दो आप। हमने रिलेटिवली प्राइम की डेफिनेशन क्या लिखा है? ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, जिनका मासा 1 हो, रिलेटिवली प्राइम नंबर होता है। यही बोला ना? तो संख्याएं कोई भी रहेंगी, उसमें कॉमन अगर 1 है तो वो रिलेटिवली प्राइम नंबर है, हाईएस्ट कॉमन। ठीक है, 1। समझ गए ना? तो एक तरह से एक बात प्रूफ हो गई कि सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर जितने भी हैं, को प्राइम नंबर जितने भी हैं वो सब रिलेटिवली प्राइम है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है सर। अगर नंबर को प्राइम है, अगर नंबर सह अभाज्य है तो वो सापेक्षित अभाज्य संख्या भी होगा। लेकिन अगर नंबर सापेक्षित अभाज्य है तो वो कभी भी अपेक्षित को प्राइम नहीं होगा, सह अभाज्य नहीं होगी। समझ पाए इस बात को? तो ये बोल सकते हैं कि यदि कोई संख्या, या यदि संख्या नहीं, पेयर, युग्म, यदि संख्याओं का जोड़ा सह अभाज्य संख्या का है तो वो सापेक्षित अभाज्य संख्या होता है। लेकिन अगर सापेक्षित अभाज्य संख्याएं हैं तो हम उसे, ऐसा जरूरी नहीं है कि सह अभाज्य संख्या बोल दें, है ना? क्यों? देखिए ये आपकी सह अभाज्य संख्या है, ये सापेक्षित अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि सह अभाज्य संख्या में दोनों ही संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। तो ये सह अभाज्य है, सापेक्षित अभाज्य भी है ना? ये लेकिन सिर्फ सापेक्षित अभाज्य है, सह अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 एक भाज्य संख्या है। ठीक है। ये आपकी, ये सिर्फ सापेक्षित अभाज्य, सह अभाज्य नहीं होगी, क्योंकि 8 एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये सह अभाज्य भी होगी और सापेक्षित अभाज्य भी होगी। 14 और 15 में दोनों ही संख्याएं भाज्य हैं, अभाज्य नहीं है, तो इसलिए सह अभाज्य होंगी, सॉरी, ये सिर्फ सापेक्षित अभाज्य होंगी, सह अभाज्य नहीं होंगी। जैसे फिर से लेते हैं कुछ, तो 2 और 6, 8 और 3, 4 और 7, 11 और 17, अच्छा ले चुके हैं, छोड़ दो। 11 और 5,
16, 17। बोलिए ये कौन सी है, सह अभाज्य है कि सापेक्षित अभाज्य संख्या है? सर ये ना तो सह अभाज्य ना तो सापेक्षित अभाज्य है। क्यों? इसलिए क्योंकि पहली बात तो सर ना इसमें जो कॉमन आ रहा है वो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन 2 आ रहा। पता कैसे चला? क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 भी आता और 6 भी आता, तो 2 से ये दोनों नंबर कट रहे हैं, तो ये ना तो सह अभाज्य होगा ना ही सापेक्षित अभाज्य। ठीक है। अच्छा 8 और 3, सर ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 8 और 3 साथ साथ आते हो, तो ये आपका हो गया सापेक्षित अभाज्य संख्या। क्यों सह अभाज्य नहीं है? सर सह अभाज्य की कंडीशन ये होती है कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो ये सिर्फ सापेक्षित अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, कॉमन 1 है। चलो ठीक है। अच्छा 4 और 7, 4 और 7 क्या है बताइए? तो 4 और 7 अपना सापेक्षित अभाज्य संख्या है। क्या सह अभाज्य है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। चलो 11 और 5, सर 11 और 5 जो आपका है ना ये सह अभाज्य भी है और सापेक्षित अभाज्य भी। अच्छा 16 और 17 ये सिर्फ सापेक्षित अभाज्य है, क्योंकि इसमें एक के सिवा कुछ कॉमन नहीं है और 16 एक प्राइम नंबर नहीं है, 17 प्राइम नंबर है, 16 नहीं है, तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ सापेक्षित अभाज्य संख्या। ठीक है। तो मोटा मोटा मिला के बस इतना ही समझो कि दो नंबर्स के बीच में अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो वो सापेक्षित अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, बस इतनी सी कहानी। चलिए नोट करके नीचे लिख लेंगे, एक नोट लिखे शानदार, लिखिए सह अभाज्य संख्याएं सापेक्षित अभाज्य संख्याएं होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं सापेक्षित अभाज्य संख्याएं होती हैं, लेकिन सापेक्षित अभाज्य संख्या कभी भी सह अभाज्य नहीं होती। लेकिन सापेक्षित अभाज्य संख्या कभी भी सह अभाज्य नहीं होती। ठीक है, चलिए ठीक है, तो समझ में आया। तो ये थी अपनी नंबर सिस्टम की क्या थ्योरी। ठीक है, तो थ्योरी आपके समझ में आई ना। अब बात करेंगे सवालों की, सॉरी सवाल नहीं, अभी थ्योरी खत्म हुई है। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम में देखिए किसी भी पेपर में सवाल आ सकता है, आता है, हर एक एग्ज़ाम में आता है। एग्ज़ाम चाहे जो हो, आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एक ग्रुप डी लेवल से आईएएस का प्रीलिम्स दे रहे हो, वहाँ तक भी पूछता है। अभी इस साल के आईएएस प्रीलिम्स के पेपर में, सीसैट के पेपर में डिविजिबिलिटी रूल से सवाल आया था, एक क्वेश्चन आया था मैथ में। ठीक है, तो और बाकी सारे एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत सारे सवाल आते हैं, और आपका डिविजिबिलिटी रूल आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी कैलकुलेशन को भी बढ़ाता है, आप पता कर पाते हैं। देखिए आपको लग रहा होगा ये है क्या, देखिए समझाते हैं। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ये होता है कि जैसे कैसे जल्दी से पता कर पाते हैं कि कोई संख्या कितने से डिवाइड हो जाती है ना। आपको लगता होगा ना कैसे पता चल जाता है ये इतने से ही कटेगा, इतनी जल्दी से कैसे पता चल जाता है, तो ये सब डिविजिबिलिटी रूल की वजह से है ना। विभाज्यता का नियम जब आप पढ़ लोगे तो आप भी बता पाओगे कि कोई संख्या कब 8 से कट जाएगी, कैसे जल्दी से पता चल जाए, कोई संख्या आपकी कब 7 से कट जाएगी, या कोई संख्या कब आपकी 3 से कट जाएगी, कब कोई संख्या 9 से कट जाएगी, है ना, कब 13 से कट जाती, कब 11 का भाग चला जाएगा उसमें, है ना। तो ये कैलकुलेशन के साथ साथ क्वेश्चंस भी बनते हैं इस पे एग्ज़ाम में। तो डिविजिबिलिटी रूल की पहले हमें बेसिक नॉलेज लेनी पड़ेगी कि डिविजिबिलिटी रूल है क्या। इसका जब तक बेसिक नहीं समझेंगे तब तक क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो थ्योरी तो आपने पढ़ ली है, अब थ्योरी पे सवाल लगाने बाकी हैं। ठीक है, तो सवाल अभी नहीं लगाएंगे, अभी पेशेंस रखो। ठीक है,
थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, अभी थोड़ा और पढ़ाना बाकी है। तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लो, फिर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस लेके तब आपको सॉल्व कराएंगे, समझ गए ना। लेकिन मैथ सुधार लेना है आपको, मैथ आपको अपनी सुधार लेनी है, समझे ना। तो हेडिंग डाल लो आप, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी ठीक है, विभाज्यता का नियम। चलिए ध्यान से देखेंगे। देखिए रटने वाला कोई सिस्टम नहीं है, मैथ रटने की चीज़ है ही नहीं। मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया है कि रट करके सवाल कभी नहीं लगा सकते आप कितना भी रट लोगे, ठीक है, कितना भी रट लोगे। देखिए अंक गणित जो आपका अरिथमेटिक का सेक्शन है, इसमें फार्मूले नहीं होते, ठीक है, कुछ एक फार्मूले होते हैं, कुछ परसेंट, लेकिन एडवांस पोर्शन जितना है उसमें सब फार्मूले हैं। अरिथमेटिक में फार्मूले नहीं, अरिथमेटिक समझने की चीज़ है। और दूसरी बात, फार्मूले हमें तभी समझ आते हैं जब हम उस चीज़ को सीखें, रट के नहीं आएगा कभी। आप कितना भी रटोगे भूल जाओगे, क्यों? क्योंकि आपने सीखा ही नहीं, उसको इमेजिन ही नहीं किया, आपने समझा ही नहीं, ठीक है। तो गणित आसान होती है तब जब हम उसको सीखें। क्यों हर एग्ज़ाम में गणित को अनिवार्य कर दिया गया है? क्योंकि ये मेंटल एबिलिटी बढ़ा देती है, किसी भी इंसान की सोचने समझने की क्षमता को क्या कर देती है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। अगर आपको मैथ आती है तो आपकी मेंटल एबिलिटी, आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होगा, समझिए ना। तो इसीलिए हमें रीजनिंग और मैथ सिलेबस में शामिल कर दिया जाता है कि हमारा आईक्यू अच्छा हो जाए, ठीक है ना। तो बस इतना ही काम है। बाकी आगे कहीं एग्ज़ाम में कोई आपको, आप ऑफिस में बैठे होगे, काम कर रहे होगे, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सर ये फाइल आई है डिविजिबिलिटी रूल लगाना है इसमें, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। या मैम ये फाइल दे दी गई है, इसमें आप यूनिट डिजिट लगा दो या प्राइम नंबर्स पूछे गए लिखने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। देखिए मैथ क्या है, मैथ सीखने की चीज़ है, हमारे दिमाग की क्षमता को बढ़ा देती है, ठीक है, बात समझे ना। हम किसी भी इंसान को परख सकते हैं बस, और यही काम आपको आगे गवर्नमेंट सेक्टर में जाके करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डील भी करना है, समझे ना। कौन क्या कह रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये सारी चीज़ें इन्हीं से सीख पाते हैं। तो इसीलिए हमें मैथ और रीजनिंग पढ़नी होती है बस। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं आपके, सब में मैथ और रीजनिंग आता है, समझे ना। तो सीखने की चीज़ है मैथ, ठीक है। तो मेरी बात एक याद रखना, मैथमेटिक्स नॉट ए फंडा और ट्रिक। मैथमेटिक्स कोई फंडा और ट्रिक नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन एंड कॉमन सेंस, ठीक है। ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन और कॉमन सेंस का खेल है, बात समझे ना। स्टार्ट करें, चलिए ध्यान से देखिए। विभाज्यता का नियम क्या है, डिविजिबिलिटी रूल है क्या, बहुत ध्यान से समझो आप। देखिए जीरो से स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे आप ये बताओ, छोटा सा एग्जांपल, 15 लिया हमने, 15 में 3 से भाग दें, बोलो आंसर कितना आएगा। बस छोटा सा सवाल आपके लिए, 15 में अगर आप 3 से भाग दोगे आंसर कितना आएगा, बस इतना बता दो। सर ये तो बहुत आसान है, लो अभी बता दिया हमने, 5। सुन लिया हमने, आपने पहले ही बोला जल्दी से 5, लेकिन आपने क्या ये सोचा हमने इतना आसान सवाल क्यों पूछ दिया। चलो 5 तो बता दिया, अब आप ये बताओ हमें क्यों आया 5, रीजन बताओ। 5 आया, क्यों आया, उसका रीजन बताओ आप, ठीक है। देखिए रीजन क्या है, अब आप कहोगे रीजन क्या सर, 3 पचे 15, 3 का पहाड़ा 5 टाइम्स पढ़ दो 15 आ जाएगा, बस आंसर हो गया। रीजन क्या बताएं, सीधे कॉपी में लिखा 3 पचे 15 काटा 5 आंसर, नहीं रीजन बताओ आप, क्योंकि रीजन यहां मायने रखता है। 3 से 15 को भाग लगाते हैं, क्यों 5 आता है, अब ध्यान से सुनना। जब आप 3 से 15 को भाग देते हो ना, तो आप ऐसी संख्या की तलाश में लग जाते हो, आपका दिमाग ऐसी संख्या सोचने लग जाता है जिसमें 3 से गुणा कर दें वो 15 आ जाए, ठीक है।
हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमने रट रखा है। लेकिन हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारा दिमाग तुरंत ऐसा नंबर पकड़ने की कोशिश करता है कि जिसका 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 15 आ जाए, तो वो तुरंत पकड़ के लाता है 5 को, 3 पछे 15, तो 5 आंसर लग जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हम जैसे ही हमसे बोला जाता है 3 से भाग लगाओ 15 में, तो हम तुरंत सोचने लग जाते हैं, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि जब 3 से 15 में आप भाग दोगे तो या तो 3 का पहाड़ा पढ़ो 15 आ जाए, या 3 से 15 से छोटा हो, यही ना, समझे ना। लेकिन बात तो ये कि हम ऐसी संख्या की तलाश करते हैं जिसका 3 में गुणा कर दें वो कितना आ जाए, या तो 15 आ जाए या 15 से कम हो। ठीक, तो वो संख्या क्या है, 5 है, इसीलिए आंसर क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, वो संख्या जैसे ही हमें मिल जाती है, हमें मिल गया 5, तो आंसर क्या आ गया, 5। ध्यान से समझना, अगर हमने इतनी छोटी सी चीज़ समझाई है तो इसका आगे बहुत बड़ा काम है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, तभी आप समझ पाओगे आगे का लॉजिक, कि जब हम 3 से 15 को भाग दे रहे हैं तो हम ऐसी संख्या की तलाश करते हैं जिसका 3 में कर दें गुणा और आ जाए क्या, 5। तो मिल गई, 5 है ना, तो 5 है, तो इसीलिए आंसर क्या, 5। समझ पाए, ठीक। चलो हेडिंग डालिए पहली, 0 0 0। अब ध्यान से समझना आप, ध्यान से समझना। मान लीजिए कोई संख्या है या 0 है, यहाँ 3 बातें पॉसिबल हैं। 0 को हम किसी संख्या से भाग दें, 0 को हम 0 से भाग दें, और किसी संख्या को 0 से भाग दें। ठीक है, 3 बातें, पहली, दूसरी और तीसरी बात। ठीक है, 3 बातें हैं यहाँ पे। हमने क्या लिखा, 0, तो हमें यहाँ देखना है 0 की विभाज्यता। ठीक है, ध्यान से समझना, जब हम 0 को 5 से डिवाइड करेंगे, जब हम 0 को 5 से डिवाइड करेंगे, बताइए क्या आएगा। 0 में 5 से भाग लगा रहे हो, आंसर क्या आएगा। सर नॉर्मल सी बात है, 0 आएगा, ये तो हम बचपन से जानते हैं। हाँ बिल्कुल आएगा। देखिए, जब 0 में आप 5 से भाग लगा रहे हो तो आप एक ऐसी संख्या की तलाश में हो, आप एक ऐसी संख्या की तलाश में हो जिसका गुणा हम 5 में कर दें वो कितना आ जाए, 0 आ जाए। जिसका गुणा 5 में कर दें वो 0 आ जाए, और वो संख्या आपको तुरंत मिल गई 0, कि 0 का 5 में गुणा करेंगे 0 आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, चलो वो तो सही है। अब बताओ, जब 0 को 0 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा। 0 को जब आप 0 से भाग दोगे तो क्या आएगा। तो आपको लग रहा होगा ये कैसा सवाल है सर, 0 को 0 से भाग दे रहे हो, क्या आएगा। पेपर में पूछता है क्वेश्चन कि 0 को 0 से विभाजित किया जाए तो क्या आंसर होगा। गलत मार के चले आते हो आप, और या तो आपको पता ही नहीं होता। ठीक है ना, तो ध्यान से समझिए, जब 0 को 0 से विभाजित किया जाएगा तो क्या आएगा, वही लॉजिक। अब आप एक ऐसी संख्या पकड़ के लाओ जिसका हम 0 में गुणा कर दे 0 आ जाए, आप कहोगे 0। हाँ लो, चलो लिख दिया 0। अच्छा 0 ही होगा, 1 नहीं हो सकता। सोचो, हाँ सर अभी तो आपने कहा किसी भी संख्या को 0 में गुणा करते 0 ही आता है, 1 भी हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। हो सकता है, 2 से अगर 0 में गुणा कर दे तब भी तो 0 आएगा, हाँ आएगा। 3 नहीं हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है। 4, हाँ सर ये भी हो सकता है। 5, सब हो सकते हैं। तो क्या आंसर दें, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 0 का 0 में गुणा करोगे तो 0 आएगा, 0 में 1 से गुणा करोगे तो 0 आएगा। अच्छा हम क्या करते हैं, अगर हम 0 को 0 से भाग लगा रहे हैं, 0 को 0 से भाग लगा रहे हैं, तो हम ऐसी संख्या की तलाश में होते हैं जिसका गुणा 0 में करें 0 आ जाए, तो वो 0 भी है। 1 से भी आप 0 में गुणा करोगे 0 आएगा, 2 से भी आप 0 में गुणा करोगे 0 आएगा, 3 से भी आप 0 में गुणा करोगे 0 आएगा, 4 से भी आएगा। तो निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इस चीज को हम परिभाषित नहीं कर पा रहे, अगर सरल सी भाषा में बोले, है ना।
परिभाषित नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि सर पता नहीं क्या है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 1001 111 112 कुछ भी हो सकता है, वो तो परिभाषित नहीं कर सकते, इसीलिए ऑप्शन टिक किया जाता है अपरिभाषित, नॉट डिफाइन। समझे ना? अपरिभाषित टिक करते हैं ऑप्शन, डिफाइन नहीं कर सकते कौन सी संख्या है वो, आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसीलिए अपना आंसर होता है अपरिभाषित। अब समझे बात को, नॉट डिफाइन। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने इनफाइनाइट बोला होगा, हमें पता है, मन की बातें समझते हैं। इनफाइनाइट नहीं होगा मेरे भैया, इनफाइनाइट और अपरिभाषित में जमीन आसमान का अंतर है। इनफाइनाइट मतलब अनंत हो गया, अपरिभाषित मतलब कुछ भी आ रहा है, हम डिफाइन नहीं कर सकते। समझे ना? तो 0 को 0 से भाग देते हैं तो आंसर टिक किया जाता है अपरिभाषित। क्यों? क्योंकि डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन है तो अपरिभाषित। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखिए, इसमें आ जाइए। अभी बताओ 5 को 0 से भाग देने पे क्या आएगा? 5 को 0 से भाग देने पे क्या आएगा? सर 5 को 0 से भाग देने का मतलब हुआ आप, हम एक ऐसी संख्या की तलाश में हैं जिसका 0 में गुणा करें और 5 आ जाए। क्या ऐसी कोई संख्या पॉसिबल है कि जिसको 0 में गुणा कर दें और 5 आ जाए? है पॉसिबल? नहीं है। सोचो, ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है कि गुणा कर दे 5 आ जाए, नहीं है ना? तो इसीलिए क्या माना गया, ये मान के चला गया कि हमारे गणितज्ञों ने, साइंटिस्टों ने ये मान लिया कि ब्रह्मांड तो अनंत है, तो अनंत में अनंत है तो इसका मतलब ये हुआ कि देखा तो है नहीं, अनंत ब्रह्मांड है, तो इसीलिए मान लिया गया कि अनंत में हो सकता है कोई ऐसा नंबर हो। अब देखा तो है नहीं किसी ने, तो ये मान लिया कि चलो अनंत में होगी कोई ऐसी बहुत बड़ी सी संख्या, बहुत बड़ी सी, कि जिसका 0 में ला के मल्टीप्लाई कर दें और 5 आ जाए। तो इसीलिए यहाँ क्या इनफाइनाइट आता है आंसर। क्या आता है? इनफाइनाइट। ठीक है, जब आप कैलकुलेटर में 5 को 0 से भाग लगाओगे तो वो इनफाइनाइट बोलेगा, आंसर बोलेगा इनफाइनाइट। 5 को नहीं, किसी भी नंबर को 0 से भाग लगाओगे तो इनफाइनाइट ही दिखाएगा। और जब आप 0 को 0 से डिवाइड करोगे कैलकुलेटर में तो वो बोलेगा नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। समझे ना? और जब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो 0 बताएगा। ठीक है, तीनों बातों को नोट करेंगे, एग्ज़ाम में इनका बहुत 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 फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे बेसिक से सवाल ही आ जाते हैं जिनका हम आंसर ही नहीं दे पाते, फंस जाते हैं, गलत लगा के चले आते हैं। लगाइए, तो इसको नोट कर लेंगे। ये 3 कंडीशन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जैसे लिखा है हमने वैसे वैसे ही लिख दिया है। ठीक है, नोट कर लो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थी शून्य की विभाज्यता। अब अगली हेडिंग डालोगे, हेडिंग नंबर 2, और यहाँ लिखोगे आप 2 की विभाज्यता। चार की विभाज्यता, 8 की विभाज्यता, 16 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 4, डिविजिबिलिटी ऑफ 8, डिविजिबिलिटी ऑफ 16। ठीक है, क्या है ये सब? ये देखिए, यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि कैसे हम पता करेंगे कोई संख्या 2 से कट जाती, जल्दी से कैसे बता पाएँ। कोई संख्या 4 से कब कटती है ये कैसे बता पाएंगे, कोई संख्या 8 से कब कटती है ये कैसे बता पाएंगे, कोई संख्या 16 से कब कटती है ये कैसे बता पाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से। अभी आप हमें ये बताओ, वो सब छोड़ो, उसको नेग्लेक्ट करो। 18 2 से भाग चला जाएगा? हाँ सर चला जाएगा। 2 9 18, कट गया, 0 आ गया। ठीक है, 2 से अभी कट जाएगी ये,
भाग हो जाएगा 2 से? सर नहीं होगा, 2 से भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 नवा 18, एक शेषफल बच जाएगा इसमें, एक शेषफल बच जाएगा, नहीं गया भाग। अच्छा, जब भाग चला जाएगा तो शेषफल 0 आ जाएगा, और जब भाग नहीं जाएगा तो शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर से अभी बताओ आप, 2 से 56 को भाग लगाएं, क्या चला जाएगा? देते हैं सर। 2 2 एक कम 2 नहीं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाया 1, 6 उतारा, 2 अट्ठे 16। हाँ सर चला गया, 0 आ गया रिमाइंडर। ऐसे भाग दे के बताया। चलो यहाँ दिखाई पड़ रहा ना आपको? अभी 2 से हमने भाग दिया 25884। अब बताओ आप 2 से भाग जाएगा? सर वो तो दे के देखेंगे तब पता चलेगा। 2 दूनी 4, 2 नवा 18, इधर तो कट गया, फिर अगला नंबर उतार लेंगे 8, फिर 2 चौके 8, हाँ सर ये भी कट गया 8, फिर अगला नंबर उतार लेंगे 4, 2 दूनी 4, हाँ सर कट गया, पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो अगर हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लें तो हम देखते ही बता पाएंगे 2 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। समझ पाए बात को? ये सवाल आप बिना पेन उठाए भी बता सकते थे। कैसे? देखिए, आपको बस करना क्या रहेगा, इकाई अंक देखना होगा। 2 से कोई संख्या तब कटेगी जब उसका अंतिम अंक 2 से डिवाइड हो। 2 से कोई संख्या तब कटेगी जब अंतिम अंक 2 से डिवाइड हो।